Welcome to Nani Kahani. Dive into magical adventures and enchanting stories. Like, subscribe, and join the fun. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें राज, खौफ और हैरत की बातें छुपी हैं। ये कहानी एक घर की है जो बज़ाहिर तो आम सा दिखता था, मगर उसके अंदर छुपे थे कुछ ऐसे राज जो सुनने वालों के दिलों को दहला देते थे। ये कहानी है अलीना और उसके खानदान की, जिन्होंने इस पुरस्कार घर में कुछ ऐसे वाकयात का सामना किया जो किसी की भी नींदें उड़ा सकते हैं। तो चलिए अब भी मेरे साथ इस सनसनीखेज कहानी के सफर पर चली और जाने के आखिर इस घर में क्या छुपा था। हाउस नंबर 450। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचती हुई तेज तेज कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। मम्मा, अपने इतनी देर लगा दी। और 7 साला रेहान शिकायती नजरों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अन्नम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे इसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी, अन्नम ने रेहान की शर्त पर कहा। मैंने हंसकर हामी भर ली। जल्दी चल लो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, उधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। उफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है, उसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। इसकी बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नजरों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया, हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला निहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और 1 स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और आम के दरख्त लगे थे और कार पोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर इससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी, और सबसे छोटा हमारा भाई जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूंकि काफी डरपोक थीं, तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थीं। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, इस दिन काफी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना। अब जाओ, तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो उम्मी बोले। हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गईं। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाजा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर उठ गईं। क्या हो गया? सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गईं? उसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा। मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाग कर बातें करती रहे।
यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बिल्ली सामने के काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि यह हुआ क्या, फिर हमारी नजर सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। महरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन उम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगे कि जल्दी सोया करो। इतवार को खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गईं तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और उम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अबू और हारिस सोने जा चुके थे। उम्मी की नजर लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफी शरारती। उम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया हो। उम्मी की बात पर हमारी नजर भी ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखा मगर वहां कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने उम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं था तो उम्मी भी चुप सी हो गई। हम सभी हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कजिन की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद जब हम वापस घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानिंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की गरज से गुस्ल खाने में गई तो गुस्ल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्ल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया। घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुस्ल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए खटर पटर की आवाजें आती। हमें वो काली बिल्ली मुसलसल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता उन बातों के आदी होते जा रहे थे जब वो हौलनाक वाकया रूनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर उम्मी की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी कि हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आए। वहां गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अबू उठे और उम्मी को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर उम्मी औंधे मुंह पड़ी नजर आई। होश में आने पर जब उम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता, हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचो तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिसे बिल्ली समझते रहे, दर हकीकत वो एक जिन था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल नन्ही कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जादुई दुनिया का लुत्फ उठा सकें। हम जल्द ही आपके लिए एक और खूबसूरत कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। Welcome to Nani Kahani. Dive into magical adventures and enchanting stories. Like, subscribe and join the fun. प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की सानिया की, जो जंगल के बीचों बीच एक छोटे से गांव में रहती थी। सानिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो चांद पर जा सके और उसकी चमक दमक को करीब से देख सके। आइए जानते हैं कि कैसे सानिया की यह ख्वाबनाक ख्वाहिश पूरी हुई और उसने चांद पर कैसा सफर किया। तो बच्चों,
तैयार हो जाएं एक जादुई दुनिया में दाखिल होने के लिए। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जहां रंग बरंगे मकानात और खुश मिजाज लोग रहते थे। इस गांव में सबसे ज्यादा मुतजस्सिस रहने वाली लड़की का नाम सानिया था। वो हमेशा आसमान की तरफ देखती और रात के वक्त चांद की चमक दमक पर हैरान होती। एक रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, सानिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, काश मैं चांद पर जा सकती और उसे छू सकती। इसकी बात सुनकर एक चमकता हुआ सितारा सानिया के बिल्कुल सामने आ गया। सितारे ने अपनी रोशनी से सानिया को घेर लिया और फिर अचानक गायब हो गया। सानिया हैरान रह गई, लेकिन अगले ही लम्हे इसे अपने सामने एक खूबसूरत सी परी नजर आई। परी ने अपनी नर्म आवाज में कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश सुन चुकी हूं सानिया, क्या तुम वाकई चांद पर जाना चाहती हो? सानिया खुशी से बेकाबू होकर चलाने लगी, जी हाँ, मुझे चांद पर जाना है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर ले हाजिर है आपका चांद का सफर। परी ने अपनी छड़ी हिलाई और अचानक सानिया खुद को आसमान में बुलंद होते हुए महसूस करने लगी। वो बादलों के ऊपर से गुजरी और फिर तारों के झुरमुट के बीच से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो चांद की सतह पर पहुंच गई। चांद की सतह सफेद और चमकीली थी। वहां छोटे छोटे गड़े और पहाड़ थे। आसमान में जमीन एक छोटी सी नीली गेंद की तरह नजर आ रही थी। सानिया हैरत से आसपास का मंजर देख रही थी। इस दौरान इसे एक चांदी के रंग का खरगोश कूदता हुआ नजर आया। खरगोश के कान लंबे और नर्म थे और उसकी आंखें चमकीली हुई थीं। वो खरगोश के पास लपकी और पूछा, आप कौन है? खरगोश ने जवाब दिया, मैं चांद का रहने वाला हूं और मेरा नाम चांदो है। सानिया ने हैरत से कहा, चांद का रहने वाला? क्या वाकई? चांदो ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, हम यहां बहुत कम हैं, लेकिन हम खुश हैं। सानिया ने आसपास देखा और पूछा, लेकिन यहां और कोई नहीं है? चांदो ने कहा, नहीं, ज्यादातर वक्त हम जेर जमीन रहते हैं, क्योंकि चांद पर सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। कुछ देर बातचीत करने के बाद चांदो ने सानिया को चांद की सैर कराई। वो उसे चांद की बुलंद तरीन चोटी पर ले गया, जहां से पूरी जमीन साफ नजर आ रही थी। उसने इसे चांद की नर्म मिट्टी और चमकदार पत्थर दिखाए। सानिया ने चांद पर बहुत सी नई चीजें देखें और सीखीं। वो चांद की खूबसूरती पर मशहूर हो गई। इसी दौरान एक खूबसूरत मौसीकी की आवाज सुनाई दी। ये चांद के बाशिंदे थे जो अपनी मखसूस तकरीब मना रहे थे। सानिया ने उनके साथ रक्स किया और उनके गीत सुने। वो लम्हात इसके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। दिन भर घूमने के बाद शाम होने लगी। आसमान तारों से भर गया और जमीन एक हल्की सी रोशनी में चमकने लगी। सानिया को वापसी का गम हो रहा था, लेकिन वो चांद पर आने के तजुर्बे को कभी नहीं भूलेगी। चांदो ने इसे अलविदा कहा और इसे वापसी के लिए एक चमकता हुआ पत्थर दिया। इस पत्थर में चांद की रोशनी कैद थी, जो हमेशा उसके साथ रहेगी। परी सानिया के लिए दोबारा नमूदार हुई और उसे वापस जमीन पर ले आई। सानिया ने अपने गांव वापस आकर अपनी कहानी सबको सुनाई और चमकते हुए पत्थर को सबको दिखाया। सब लोग हैरान रह गए और उसकी कहानी सुनकर खुश हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये थी सानिया की जादुई कहानी, जिसमें उसने चांद का सफर किया और नए दोस्त बनाए। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल नन्ही कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जादुई दुनिया का लुत्फ उठा सकें। हम जल्द ही आपके लिए एक और खूबसूरत कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। दोस्ती की ताकत। एक गांव में दो बेहतरीन दोस्त रहते थे। उनका नाम था अली और हसन। अली और हसन हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और पढ़ते थे।
वो दोनों एक दूसरे की बहुत मदद करते और कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होते थे। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। मेला हर साल लगता था और सब लोग उसका इंतजार करते थे। इस साल मेले में बहुत सारी दिलचस्प चीजें थीं, झूले, खाने के स्टॉल और मुख्तलिफ किस्म के खेल। अली और हसन भी मेले में जाने के लिए बहुत पुरजोश थे। उन्होंने अपने वालिदैन से इजाजत ली और मेले में जाने की तैयारी की। जब वो मेले में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले झूलों का मजा लिया। इसके बाद वो एक खेल के स्टॉल पर गए जहां एक दिलचस्प खेल हो रहा था। इस खेल में एक शख्स को बुलबुले पकड़ने होते थे जो हवा में उड़ते थे। हर बुलबुले के अंदर एक इनाम छुपा होता था। अली और हसन ने भी खेल में हिस्सा लेने का फैसला किया। अली ने सबसे पहले खेलना शुरू किया। उसने बड़ी मेहनत से बुलबुले पकड़ने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा बुलबुले नहीं पकड़ सका। हसन ने अली को देखा और सोचा कि वो अली की मदद कर सकता है। हसन ने अली से कहा, अली, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम मिलकर ज्यादा बुलबुले पकड़ सकते हैं। अली ने खुश होकर कहा, शुक्रिया हसन, तुम वाकई एक सच्चे दोस्त हो। हसन ने अली के साथ मिलकर बुलबुले पकड़ने शुरू किए। दोनों दोस्तों ने मिलकर इतने ज्यादा बुलबुले पकड़े कि इनाम का ढेर लग गया। इनामात में खिलौने, किताबें और मजेदार मिठाइयां शामिल थीं। मेले में मौजूद लोग अली और हसन की दोस्ती और ताउन को देखकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, दोस्ती की ताकत ने आज यहां जीत हासिल की है। अली और हसन ने अपने इनामात सब दोस्तों में बांट दिए और गांव के बच्चे उनके साथ खुशियां मनाने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दोस्ती और ताउन से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलात आसानी से हल कर सकते हैं और खुशियां बांट सकते हैं। सबक: दोस्ती और ताउन से जिंदगी के हर मसले को हल किया जा सकता है और खुशियां हासिल की जा सकती हैं। नेकी का फल। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद मेहनती और नेक दिल इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो कभी किसी को मायूस नहीं करता था। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि वो अपने खेत में कुछ नए दरख्त लगाएगा। वो बाजार गया और मुख्तलिफ किस्म के बीज खरीद कर लाया। जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि इसका पड़ोसी जमील परेशान था। अहमद ने जमील से पूछा, क्या हुआ जमील भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? जमील ने कहा, मेरे खेत की फसल खराब हो गई है और मेरे पास नए बीज खरीदने के पैसे नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अहमद ने हमदर्दी से कहा, परेशान ना हो जमील भाई, मेरे पास कुछ बीज हैं, आप ये ले लें और अपने खेत में लगा लें। जमील ने शुक्रिया अदा किया और अहमद के दिए हुए बीज लेकर अपने खेत में बो दिए। अहमद ने भी अपने खेत में बीज बो दिए और दोनों ने उम्मीद के साथ पानी दिया। वक्त गुजरता गया और दोनों के खेत में खूबसूरत पौधे निकल आए। अहमद और जमील दोनों खुश थे कि उनकी मेहनत रंग लाई। अहमद ने जमील की मदद की थी और अब दोनों के खेत हरे भरे थे। एक दिन गांव में बहुत जोर की बारिश हुई। बारिश के बाद अहमद के खेत में कुछ पौधे खराब हो गए। अहमद परेशान हो गया कि उसकी फसल कैसे बच पाएगी। जब जमील को इस बात का पता चला तो वो फौरन अहमद के पास आया और कहा, अहमद भाई, आपने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। मेरे खेत में कुछ इजाफी पौधे हैं, आप वो ले लें और अपने खेत में लगा लें। अहमद ने खुशी से जमील की पेशकश कबूल की और अपने खेत को फिर से हरा भरा कर दिया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की मदद से अपनी फसल को बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेकी का फल हमेशा मिलता है और मुश्किल वक्त में दोस्तों की मदद करना बहुत जरूरी है। सबक: नेकी और मदद करने का अमल हमेशा वापस लौट कर आता है। दूसरों की मदद करें और अपने दिल को सुकून पाएं।
प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी सुनाते हैं। ये कहानी एक चालाक खरगोश और एक सुस्त कछुए की है। खरगोश का नाम जोजो है, जो बहुत तेज दौड़ता है और अपने आप पर बहुत गुरूर करता है। दूसरी तरफ कछुए का नाम टॉमी है, जो बहुत सुस्त मगर मेहनती और सब्र वाला है। आइए देखते हैं कि कैसे टॉमी अपनी मेहनत और सब्र से जोजो को एक सबक सिखाता है। कहानी चालाक खरगोश और सुस्त कछुआ। एक खूबसूरत जंगल में जोजो नामी खरगोश और टॉमी नामी कछुआ रहते थे। जोजो अपनी तेज रफ्तारी पर बहुत फख्र करता था और जंगल के सब जानवरों को अपने तेज दौड़ने की कहानियां सुनाता था। हर सुबह जोजो जंगल के मैदान में दौड़ लगाता और सबको अपनी रफ्तार दिखाता। टॉमी दूसरी तरफ बहुत सुस्त और आरामदेह तबीयत का मालिक था। वो धीरे धीरे चलता और हर काम सब्र और तहम्मुल से करता। जंगल के दूसरे जानवर टॉमी की सुस्त रफ्तारी पर मजाक उड़ाते, लेकिन टॉमी कभी भी बुरा नहीं मानता था। एक दिन जोजो ने सब जानवरों के सामने कहा, सब लोग देखें, मैं सबसे तेज हूं और कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। सब जानवरों ने जोजो की बात सुनी और मुस्कुराए, लेकिन टॉमी ने आगे बढ़कर कहा, जोजो, क्या तुम मेरे साथ दौड़ का मुकाबला करना चाहते हो? जोजो हंसा और बोला, टॉमी, तुम और मुझसे मुकाबला? ये तो मजाक है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूं। सब जानवर दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। मैदान के किनारे एक बड़ा पत्थर रखा गया जहां से दौड़ का आगाज होना था और फिनिश लाइन जंगल के दूसरे सिरे पर थी। दौड़ का आगाज हुआ और जोजो तेजी से दौड़ते हुए सबको पीछे छोड़ गया। उसने अपने आप से कहा, टॉमी तो बहुत सुस्त है, मैं आराम से जीत जाऊंगा। ये कहकर जोजो एक दरख्त के नीचे आराम करने लेट गया। दूसरी तरफ टॉमी आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल दौड़ता रहा। उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और कदम बा कदम आगे बढ़ता रहा। टॉमी जानता था कि उसकी सुस्त रफ्तारी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी ताकत है, क्योंकि वो कभी नहीं रुकता। जब जोजो दरख्त के नीचे लेटा तो उसने सोचा, टॉमी अभी बहुत पीछे है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन जोजो गहरी नींद में चला गया और इसे पता भी न चला कि टॉमी कब इसे पार कर गया। जब जोजो की आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज ढलने लगा है। उसने तेजी से उठकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन इसका बदन भारी और थका हुआ था। उसने पूरी कोशिश की मगर उसकी रफ्तार वो नहीं रही जो पहले थी। दूसरी तरफ टॉमी मुसलसल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। इसके दिल में एक ही बात थी कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, चाहे जीते या हारे। इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन इसने अपने कदमों को रोका नहीं। टॉमी ने देखा कि जोजो अभी भी काफी दूर है और उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जगमगाई। उसने अपने कदमों की रफ्तार में थोड़ा सा इजाफा किया और तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगा। जब जोजो ने फिनिश लाइन को करीब देखा तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि टॉमी पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका है। सब जानवरों ने तालियां बजाईं और टॉमी की जीत की खुशी मनाई। जोजो ने थकावट से चूर होकर कहा, मैं हार गया, ये कैसे मुमकिन है? टॉमी ने मुस्कुरा कर कहा, जोजो, कभी कभी रफ्तार से ज्यादा सब्र और मेहनत की जरूरत होती है। तुमने आराम किया और मैं मुसलसल दौड़ता रहा, इसलिए मैं जीत गया। जोजो ने सर झुकाकर कहा, टॉमी, तुमने सही कहा, मैंने गुरूर किया और उसकी सजा पाई। आइंदा मैं मेहनत और सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगा। इस वाकये के बाद जोजो और टॉमी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। जोजो ने टॉमी से बहुत कुछ सीखा और अब वो दूसरों के साथ भी मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आता था। टॉमी की सुस्त रफ्तारी अब सबको उसकी मेहनत और सब्र की मिसाल लगती थी। जंगल के दूसरे जानवर भी इस कहानी से मुतासिर हुए। सब ने मिलकर ये अहद किया कि वो कभी भी किसी की जाहिरी शक्ल व सूरत रफ्तार पर नहीं हंसेंगे और सबको बराबर इज्जत देंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत और सब्र से हम बड़े से बड़े मकसद को भी हासिल कर सकते हैं।
गुरूर और खुद पसंदी हमें कभी भी कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमेशा मेहनत करो और सब्र से काम लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। Damn. Yeah. प्यारे बच्चों, आज हम आपको दो परिंदों की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी एक खूबसूरत झील के किनारे रहने वाले एक हंस और एक कौवा की है। हंस का नाम सफीदी है, जो अपनी सफेद और चमकदार परवाज से सबकी नजरों को खीरा करता है। दूसरा परिंदा कौवा है, जिसका नाम कालू है और उसका काला रंग और करख्त आवाज लोगों को डराती है। कालू हमेशा सफीदी की खूबसूरती से हसद करता है और खूबसूरत बनने की कोशिश करता है। लेकिन इस कहानी में कालू को यह सबक मिलता है कि सच्ची खूबसूरती दिल की होती है, न कि ज़ाहिरी शक्ल और सूरत की। तो आइए सुनते हैं सफीदी और कालू की यह दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। उन्वान, हंस और कौवा। एक खूबसूरत झील के किनारे एक हंस और एक कौवा रहते थे। हंस का नाम था सफीदी और कौवा का नाम था कालू। सफेदे की सफेद और चमकदार परवाज सबकी नजरों को खीरा करती थी, जबकि कालू का काला रंग और करख्त आवाज लोगों को डराती थी। कालू हमेशा सफेदे की खूबसूरती से हसद करता था। एक दिन कालू ने सोचा कि क्यों ना मैं भी खूबसूरत नजर आऊं। उसने फैसला किया कि वो सफेदे से मशवरा करेगा। कालू, सफेदे भाई, तुम इतने खूबसूरत कैसे हो? क्या तुम मुझे भी कुछ टिप्स दोगे ताकि मैं भी खूबसूरत नजर आ सकूं? सफेदे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कालू भाई, खूबसूरती दिल से होती है, रंग पर से नहीं। तुम्हें दिल से अच्छा बनना होगा, फिर सब तुम्हें खूबसूरत देखेंगे। कालू को सफेदे की बातें समझ ना आए। उसने सोचा कि शायद सफीदी उसकी मदद नहीं करना चाहता। कालू ने अपने तरीके से खूबसूरती हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। कालू ने मुख्तलिफ रंगों के पर इकट्ठे करना शुरू किए, कहीं से नीले, कहीं से पीले, कहीं से सब्ज। उसने इन परिंदों के पर अपने पर चिपकाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। रंगीन पर उसके अपने काले परों पर नहीं चिपकते थे। एक दिन कालू ने सफेदे को देखा कि वो झील के पानी में अपने पर धो रहा था। कालू ने सोचा कि शायद पानी में नहाने से इसके पर भी खूबसूरत हो जाएंगे। कालू ने झील में कूदकर अपने परों को धोना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर निकला, इसके पर गंदे और भीगे हुए नजर आ रहे थे। वो और भी बदसूरत लग रहा था। कालू ने मायूसी से सफेदे की तरफ देखा और कहा, सफेदे भाई, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपनी तरफ से खूबसूरती हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। सफेदे ने कालू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कालू भाई, खूबसूरती ज़ाहिरी नहीं होती, सच्ची खूबसूरती दिल की होती है। अगर तुम अपने दिल को साफ रखोगे और दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का बर्ताव करोगे, तो लोग तुम्हें खूबसूरत देखेंगे। कालू ने सफेदे की बात समझी और उसने फैसला किया कि वो अब दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आएगा। वक्त गुजरता गया, कालू ने अपने दिल को साफ किया और दूसरों की मदद करना शुरू कर दी। वो हर किसी की मदद करता और सबके साथ अच्छे अखलाक से पेश आता। लोगों ने उसकी खूबियों को पहचानना शुरू कर दिया। एक दिन झील के किनारे सब परिंदे जमा थे। सब ने कालू की तारीफ की और कहा, कालू भाई, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी दिल की खूबसूरती तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कालू ने मुस्कुराकर सफेदे की तरफ देखा और कहा, सफेदे भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी, सच्ची खूबसूरती दिल की होती है। सफेदे ने खुश होकर कहा, हाँ कालू भाई, दिल की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहती है। इस तरह कालू ने सीखा कि ज़ाहिरी खूबसूरती की कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि दिल की खूबसूरती सबसे ज्यादा अहम होती है। और इस दिन के बाद कालू और सफीदी बेहतरीन दोस्त बन गए। कहानी का अखलाक, सच्ची खूबसूरती दिल की होती है, न कि ज़ाहिरी शक्ल और सूरत की।
हमें अपने दिल को साफ रखना चाहिए और दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का बर्ताव करना चाहिए। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इनमें एक नन्ही सी चिड़िया भी थी जिसका नाम चिड़ो था। चिड़ो बहुत हमदर्द और मोहब्बत करने वाली चिड़िया थी। सब जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। जंगल में सब जानवर प्यास से बेहाल हो रहे थे। एक बड़ा हाथी जिसका नाम मोटो था बहुत प्यासा था। उसने सारा जंगल छान मारा मगर कहीं पानी नहीं मिला। मोटो ने चिड़ो से मदद मांगी। चिड़ो ने कहा, मोटो भाई तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। चिड़ो ने अपनी तेज नजरें इस्तेमाल की और दूर एक छोटा सा पानी का तालाब देखा। उसने मोटो को बताया, मोटो भाई वहां एक छोटा तालाब है, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं। मोटो ने कहा, लेकिन चिड़ो मैं इतना बड़ा हूं और तालाब इतना छोटा, वहां का पानी तो फौरन खत्म हो जाएगा। चिड़ो मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। चिड़ो ने अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर तालाब से पानी भर भर कर मोटो के लिए लाना शुरू कर दिया। चिड़ो और उसके दोस्तों की मेहनत से मोटो की प्यास बुझ गई। मोटो बहुत खुश हुआ और बोला, चिड़ो तुम और तुम्हारे दोस्त वाकई बहुत हमदर्द हो, तुम सब की मदद से मेरी प्यास बुझ गई। चिड़ो ने कहा, दोस्तों के लिए मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सब जानवरों ने तालाब के पानी को साफ रखने का वादा किया ताकि दोबारा किसी को प्यास ना लगे। इस दिन के बाद जंगल के सब जानवरों ने मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दिया। कहानी का सबक, हमदर्दी और ताउन से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों के लिए मदद करना बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप मजेदार कहानियां सुनने के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ मिल जाएं। खुश आमदीद नई कहानी में। एक जंगल में एक नेकदिल खरगोश रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू सब जानवरों का दोस्त था और हमेशा उनकी मदद करता था। जंगल के सब जानवर बबलू की इज्जत करते थे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने बबलू को धोखा देने का मंसूबा बनाया। इसका नाम लेला था। लेला ने सोचा कि अगर वो बबलू को पकड़ ले तो इसके लिए आसान शिकार हो जाएगा। लेला ने एक दिन बबलू को अपने घर दावत पर बुलाया और कहा, बबलू मैंने तुम्हारे लिए एक खास दावत तैयार की है, क्या तुम मेरे घर आओगे? बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा लेला। जब बबलू लेला के घर पहुंचा तो उसने देखा कि लेला ने वाकई एक जबरदस्त दावत तैयार की थी। लेकिन बबलू को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि लेला की आंखों में एक चमक थी जो उसे पहले कभी नहीं देखी थी। बबलू ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए कहा, लेला ये खाना तो बहुत मजेदार लग रहा है, लेकिन क्या तुमने इसमें नमक डाला है? लेला ने चौंक कर कहा, ओह शायद मैं भूल गई हूँ, मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। जैसे ही लेला बावर्ची खाने में गई, बबलू ने तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी और जंगल में वापस आ गया। जंगल में वापस आकर बबलू ने सब जानवरों को लेला की चालाकी के बारे में बताया। सब जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि वो आइंदा लेला पर भरोसा नहीं करेंगे। लेला ने जब देखा कि इसकी चालाकी नाकाम हो गई है तो उसने शर्मिंदगी महसूस की और बबलू से मुआफी मांगी। बबलू ने इसे मुआफ कर दिया और कहा, दोस्तों के दरमियान ईमानदारी और भरोसे की बहुत अहमियत होती है। इस दिन के बाद लेला ने भी ईमानदारी का रास्ता इख्तियार किया और जंगल के सब जानवरों ने मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। कहानी का सबक, ईमानदारी और भरोसा जिंदगी के अहम उसूल हैं। चालाकी और धोखाधड़ी से कभी फायदा नहीं होता।